नमस्कार, मैं जंगमुद्दीन, आप सभी का स्वागत है ईस्टर्न जर्नल पर। जैसे कि हम सभी को पता है कि एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जहां हमारा राज्य अरुणाचल प्रदेश के 70% से अधिक आबादी अपनी आजीविका यानी कि अपनी लाइवलीहुड के लिए कृषि पर निर्भर करता है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड ने एफपीसीज यानी कि फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी और हमारे राज्य के किसानों के साथ फर्स्ट एक्सपो ऑर्गेनिक नॉर्थ ईस्ट 2022 के पहले संस्करण यानी कि फर्स्ट एडिशन में भाग लिया। और आप सभी को बता दूं कि जो हमारे किसान भाई वहाँ पे गए थे और वहाँ के जो एफपीसीज और एफपीओस और हमारे किसान भाइयों ने 3 श्रेणियों में यानी कि 3 कैटेगरीज में पुरस्कार हासिल करने में सफल रही है। और इसी के चलते आज हम आए हुए हैं सेक्रेटरीट, जहां पर हम अरुणाचल प्रदेश एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के सीईओ ओकित पालिंग से बात करेंगे, उनसे मिलेंगे और इस एक्सपो के बारे में अधिक जानकारी हासिल करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। तो दर्शकों, इस वक्त हम हैं अरुणाचल प्रदेश एग्रीकल्चर मार्केटिंग के सीईओ ओकित पालिंग के साथ। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। थैंक यू सर, जैसे कि हाल ही में एक एक्सपो हुआ था ऑर्गेनिक नॉर्थ ईस्ट, तो उसमें सर जो हमारे किसान थे, जो हमारे एफपीसीज थे, उन्होंने 3 श्रेणियों में उन्हें पुरस्कार हासिल की गई थी। तो सर, आप हमें हमारे दर्शकों को उस एक्सपो के बारे में थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए। जी। नॉर्थ ईस्ट आप लोग को मालूम है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने नॉर्थ ईस्ट को ऑर्गेनिक हब बनाने का एक जो मुहिम 2015 चलाया है। तो इन विच उनका ये विज़न है कि नॉर्थ ईस्ट दुनिया का ऑर्गेनिक हब बने। तो नॉर्थ ईस्ट बहुत सालों से हम लोग ऐसे रीजन हम लोग बेसिकली इंपोर्ट करता है क्रॉप्स एंड वेज जो भी फ्रूट्स को, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये विज़न था कि नॉर्थ ईस्ट हब बने, यहाँ से एक्सपोर्ट हो, यहाँ से लोग जितना रिक्वायरमेंट है इंडिया भारत वर्ष और जो बाहर में एक्सपोर्ट करना है नॉर्थ ईस्ट उसका हब बने। तो ये विज़न के साथ चलते हुए बहुत सारा स्कीम्स और गवर्नमेंट की तरफ से एसिस्टेंस आया, जहाँ नॉर्थ ईस्ट को एक हब बनाने का जो मैंने कहा जो मुहिम जो चलाया है, तो उसको लेके इसका एक वन मोर एजेंडा था कि या नॉर्थ ईस्ट में अपना एक एक्सपो हो। क्योंकि हम लोग मैक्सिमम टाइम्स आप देखते हो कि जितना भी एक्सपो होता है, जितना इवेंट्स होता है, वो आउटसाइड नॉर्थ ईस्ट होता है। तो इस बार हमने ये कुछ राज्यों ने मिलके विद द हेल्प ऑफ, इस बार का मेन प्रिंसिपल जो प्रमोटर था वो सिक्किम का जो कोऑपरेटिव है सिम्फेड बोल के, सिम्फेड और असम गवर्नमेंट जो फर्स्ट टाइम लीड लिया इस बार। तो नॉर्थ ईस्ट में पहला ये एक्सपो बनाया, एक्सपो ऑर्गेनाइज़ किया, जहाँ ऑल द स्टेट्स जो नॉर्थ ईस्ट का है सब पार्टिसिपेट किया। यस, बाहर से जो एक्सपोर्टर्स है, जो ये एग्री एंड एलाइड सेक्टर्स में जो बिजनेस करता है, वो लोग भी पार्टिसिपेट किया। लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम एक अपना एक बड़ा एक इवेंट एक्सपो 3 डेज़ का नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी में ऑर्गेनाइज़ किया गया था। उसमें आपका जो सवाल था, जो रिकग्निशन जो प्राइज़ हम लोग को इस बार मिला, बेसिकली कैटेगरी तो 5-6 था, लेकिन उसमें अरुणाचल प्रदेश इस बार ऑल्दो ये फर्स्ट टाइम था, लेकिन 3 कैटेगरीज में हम लोग को अवार्ड मिला गया। एक था कि एक था ये आउटस्टैंडिंग जो फार्मर्स है, जो ऑर्गेनिक सेक्टर में जो काम करते हैं, उसके लिए हमारा सेवसा का एक फार्मर है नाबम ताकुम, उसको मिला गया है। दूसरा जो एजेंसीज, जो इंस्टीट्यूट जो ये ऑर्गेनिक मार्केटिंग एग्रीकल्चर एलाइड में जो मार्केटिंग में सबसे अच्छा काम करता है, उसके लिए भी एक अवार्ड था, जिसमें हमारा जो संस्था है अरुणाचल प्रदेश एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड,
इसको प्राइस दिया गया है। दूसरा जो एंटरप्रेन्योरशिप जो इस क्षेत्र में ऑर्गेनिक या फार्मर्स को इकट्ठा करके उनका जो प्रोडक्ट्स है उसको वैल्यूएट करके जो बाहर बेचता है, उसके लिए एक प्राइस था, जिसमें नामसाई का हमारा वेरी यंग एक भाई है अतिना चौहाई, उनका नौसा बोल के एक ब्रांड है। अभी आप ईटानगर या बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में उसका प्रोडक्ट मिलेगा। तो नौसाब का जो सीईओ है मिस्टर अतिना चौहाई, उसको मिला गया है। थैंक यू सर। तो सिर्फ वहाँ के जो एफपीसीज, एफपीओस और फार्मर्स ने जिन्होंने जो हिस्सा लिया था वो कितने थे वहाँ पे? हमारा यहाँ से इस बार 12 एफपीओस, जो हालांकि हमारे स्टेट में बहुत सारे एफपीओस है, लेकिन 12 एफपीओस जो थोड़ा एक्टिव ज़्यादा है बाकी लोगों से, उनको हम लोग सेलेक्ट किया। तो नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स हमारा यहाँ से ऑलमोस्ट 47 था इस बार। तो वी वर वेरी बिग ग्रुप ऑफ फार्मर्स एंड जो फार्मर्स को हेल्प करने सर्विस प्रोवाइडर भी है, उनका भी टीम था। तो कुल मिला के ऑलमोस्ट 47 to 48 50 लोग पूरा हम लोग हमारा स्टेट का था अरुणाचल का। सर, हमने ऐसा देखा गया है कि जो हमारे जो फार्मर्स हैं उनका सर प्रोडक्शन, उनका जो वो लोग खेती करते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया है कि मार्केट लिंकेज, इन सभी का, ये सिर्फ मार्केट लिंकेज ही नहीं और भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ता है। तो आप अभी ये जो अरुणाचल प्रदेश के एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के सीईओ हो, तो आप जो ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है ये उनको क्या मतलब सहायता प्रदान करती है, उनका क्या रोल रहता है आप लोगों का? ये जो क्वेश्चन है ये एवरी हम लोग को हर दिन का ये सवाल लोगों से मिलता है कि हमारा इतना प्रोडक्शन है, ये हमारा क्रॉप है, कहीं कहीं डैमेज हो गया है, एंड देन आपका तरफ सरकार की तरफ से क्या हेल्प है, मार्केटिंग बोर्ड क्या कर रहा है, ये सब क्वेश्चन रहता है। आपका जो चैनल के थ्रू मैं पब्लिक को भी बताना चाहता हूँ कि सरकार का जो संस्था है उनका अपना एक लिमिटेशन है। आज के दौर पे आप यू कैन नॉट एक्सपेक्ट गवर्नमेंट एजेंसी को कि हमारा जो क्रॉप्स है उसको आप परचेज़ करके उसको सेल करो, ये थोड़ा इम्पॉसिबल टास्क जैसे है। क्योंकि नंबर वन, मोस्ट ऑफ द क्रॉप जिसमें हम लोग अभी बात कर रहे हैं ये सब पेरिसेबल इन नेचर है। पेरिसेबल माने जिसका सेल्फ लाइफ बहुत कम है। अगर आज आपने उसको प्लकिंग किया तो विद इन 1 वीक उसका जो कंडीशन है, जो उसका राइपनिंग है, ये बिकॉज दिस आर नॉट डेड प्रोडक्ट जो पेरिसेबल है, ये ऑलरेडी आप प्लकिंग करने के बाद भी इसके अंदर जो ये आपका रेस्पिरेशन होता है तो ये इसका मैच्योरिटी बढ़ते जाता है, तो ख़राब होने का चांस बहुत होता है। तो इसमें ये है कि हम लोग प्रोडक्ट्स को आपसे खरीद के बाहर बिकने का जो ये सिलसिला है, ये अभी तक हम लोग इसलिए शुरू नहीं किए क्योंकि नंबर वन इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिसोर्सेज बहुत है, और अपार्ट फ्रॉम रिसोर्सेज हमारा जो फैसिलिटीज़ हैं सिर्फ केवल हमारा राज्य में नहीं, ये पूरा इंडिया में आपका जो कोल्ड चेन का जो सिस्टम चल रहा है वो इतना डेवलप नहीं है कि आप एक प्रोडक्ट को यहाँ से बाई करने के बाद अगर दिल्ली बेचना हो, पूरा कोल्ड चेन में बेच के उसमें जो कॉस्टिंग आता है उसको एक मार्केटेबल, एटलीस्ट एक प्रॉफिटेबल उसमें मार्केट में उतारने के लिए इतना हमारे यहाँ डेवलप नहीं है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। फिर भी मार्केटिंग बोर्ड लास्ट 4-5 ईयर्स से बहुत एक्टिव है ये चीज़ को लेके। तो हम लोग का शुरुआत से ये जब से मैंने मार्केटिंग बोर्ड का सीईओ का तौर पे आया हूँ, तब से हमारा ये कोशिश है कि हम लोग इंडिविजुअल फार्मर को ज़्यादा फोकस नहीं करते हुए फार्मर्स ग्रुप को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बिकॉज इंडिविजुअल फार्मर्स हु आर डूइंग गुड, उनके पास कैपेसिटी तो है, लेकिन ग्रुप ऑफ फार्मर्स जहाँ स्मॉल फार्मर्स है, किसी के पास आपको मान लो कि कोई एक पूरा है या 1 हेक्टेयर ही ज़मीन है, लेकिन उसको अगर बाहर बेचना हो तो इंडिविजुअल फार्मर्स कैन नॉट डू दैट। तो हम लोग फार्मर्स ग्रुप में ही उसको इकट्ठा करके एक जगह एक क्लस्टर में थोड़ा वॉल्यूम क्रिएट करके, बिकॉज आपको ये भी मानना पड़ेगा कि जो बाहर के लोग जिसको अगर कुछ खरीदारी करना है यहाँ से, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग अक्रॉस द स्टेट, उनको एक जगह पे या एक इलाका में अगर उसको वॉल्यूम मिल जाए तो ऐसे बिजनेसमैन उनको भी प्रॉफिट रहता है।
तो उसी माध्यम उसी चीज़ को हम देख के अभी ये कर रहा है कि हम लोग फार्मर्स ग्रुपिंग बना रहे हैं, एफपीओ नाम है उसका। तो हमारे यहाँ अभी हमने एफपीओ का नेक्स्ट लेवल जो है फार्मर्स कंपनी भी गठन हो गया है। आज का दौर पे हमारे पास कम से कम 20 फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनीज़ हैं। तो ये कंपनीज़ एक के अंदर रजिस्टर है, वो अभी सिर्फ एक सोसाइटी बोल के नहीं है, वो प्रॉपर एक कंपनी से। बहुत सारा हमारा ग्रुप्स जो अंजाव का है, जो बाकरो का है, जो सियांग डिस्ट्रिक्ट का है, जो आपका सेजोसा में है, ऑल्सो कुछ वेस्ट कामेंग में है। जो फार्मर्स ग्रुप इकट्ठा हुआ है अभी बहुत एक्टिव हो चुका है। एंड देन आजकल बहुत सारा इतना एक्सपोजर हो गया कि वो लोग यहाँ से अगर आप उनको बोलो कि एक्सपो मीटिंग है गुवाहाटी में या दिल्ली में, उनका इतना एक्सपोजर है कि वो खुद वहाँ में पार्टिसिपेट करता है, खुद का प्रोडक्ट्स लेके जाते हैं। और वो लोग आप देखिए कि उनके पास विजिटिंग कार्ड भी है। तो उस तरह गवर्नमेंट का जो एस्टैब्लिशमेंट है, हम लोग तो अभी के लिए हम लोग फुल फ्लेज बाइंग एंड सेलिंग तो नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये फिलहाल हाल ही में हम लोग बाद में आगे वो भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम लोग वी आर बेसिकली वर्किंग कि उनको इकट्ठा करें, उनको एक मार्केट प्लेस दें थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़। जैसे आपने बोला ये एक्सपो का द्वारा, यहाँ लास्ट ईयर हमने देखा कि कीवी को लेके भी हमने दिल्ली हाट में बहुत बड़ा इवेंट किया था। तो दिल्ली में इवन हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी अपना ट्विटर का जो हैंडल है उसमें भी इसको ट्वीट किया था। तो उस तरह लेके एक जो अवेयरनेस क्रिएट करना है, जो मार्केट में हमारा प्रेजेंस क्रिएट करना है कुछ प्रोडक्ट को लेके, तो वो मार्केटिंग बहुत कर रहे हैं अभी। ओके सर। सर जैसे अभी आपने कीवी के बारे में बताया, और हम सभी को बहुत ही गर्व है कि 2022 में शायद, है ना सर, 2022 में कीवी को ये ऑर्गेनिक डिक्लेयर किया गया है पूरे भारत में अंडर MOBCD। तो उसके बारे में थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए हमारे व्यूवर्स को। जी, कीवी आप लोगों को पता है कि ये ऑल्दो हमारा यहाँ इंडिजिनस क्रॉप तो नहीं है, लेकिन कीवी का जो एक्टिविटीज़ लेट 90s 97 98 का बाद है, वहाँ से जब शुरू हुआ वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट और लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में इसमें बहुत ज़ोरदार से शुरू हुआ है। तो जो लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में कीवी का हमारा जो क्लस्टर है, तो वहाँ एक आपका कीवी ग्रोअर्स एसोसिएशन भी है, सोसाइटी एक है, दे आर वेरी प्रोफेशनल। तो उनके साथ हम लोग 2016 में जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का काम शुरू किया था। तो सर्टिफिकेशन का प्रोसेस मिनिमम 3 इयर्स तो लगता है, जो इसको हम बोलते हैं थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, जहाँ सर्टिफिकेशन जो देता है वो बाहर से आता है, जो 3 इयर्स का लगता है। तो हम लोग 1920 में ये ख़त्म हो गया था। तो हम लोग इसको बल्कि ये इंडिया में नहीं है, पूरा विश्व में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि कीवी, ऑर्गेनिक कीवी इसको सर्टिफाई किया गया है। तो वी आर वेरी प्राउड कि हमारा जो कीवी आपको लोअर सुबनसिरी में मिलेगा, ये दुनिया का पहला और अभी तक यही कीवी है जो ऑर्गेनिक सर्टिफाइड कीवी है। उसके बाद आप जो बोला MOBCD NER गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्कीम है। ये बाकी जो स्कीम से वेलफेयर ओरिएंटेड ज़्यादा नहीं है, लेकिन कमर्शियल ओरिएंटेड है। इसमें फोकस ग्रुप रहता है कि फार्मर्स ग्रुप एक क्लस्टर में 1 या 2 क्रॉप में उनको ग्रुपिंग करना है, उसके बाद FPC क्रिएट करना है, उसके बाद ऑर्गेनिक की तरफ उसको लेके जाना है। तो ये एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, 2016 में शुरू हुआ था। अभी भी कुछ क्लस्टर्स में उसका सेकेंड फेज चल रहा है। तो एक बहुत बड़ा आपको बताऊं कि ये बेसिकली एरिया एंड क्रॉप अप्रोच एक स्कीम है। जैसे कि हम सभी को पता है कि सिक्किम जो एक स्टेट है उसको ऑर्गेनिक डिक्लेयर किया गया है, और ऐसा माना जाता है कि अरुणाचल प्रदेश एक ऑर्गेनिक स्टेट बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा एक स्टेट माना जाता है। तो ऐसा क्या रह गया है कि अरुणाचल अभी भी पिछड़ा हुआ है ऑर्गेनिक स्टेट बनने के लिए? ये थोड़ा से मिथ बोलेगा या भ्रम बोलेगा, इसको मैं थोड़ा सा आपका जो चैनल का माध्यम से थोड़ा सा एक जो ऑर्गेनिक को लेके क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। नंबर 1, सिक्किम ऑर्गेनिक स्टेट है, ये चलो उन्होंने 2017 में डिक्लेयर किया है। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक जो वर्ड है, अभी
हालांकि सब लोगों का फेवरेट वर्ड जैसे है तो ऑर्गेनिक बोल के, लेकिन आपको अगर ऑर्गेनिक करना है तो आपको ऑर्गेनिक सर्टिफाई करना पड़ेगा, नंबर वन। हमारा राज्य भी ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन आप अगर पूरा राज्य को अगर ऑर्गेनिक अगर सर्टिफाई करेगा तभी राज्य ऑर्गेनिक होगा, एंड दिस इज़ नॉट पॉसिबल। हमारे स्टेट आपने बोला बाय डिफ़ॉल्ट, मैं तो कहूँगा बाय ट्रेडिशन हम लोग ऑर्गेनिक है, लेकिन अगर इसको आप ऑर्गेनिक बोलना चाहते हो तो आपको सर्टिफाई करना पड़ेगा, सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा पूरा एरिया का। लेकिन अगर आप इसको बोलेंगे नेचुरल फार्मिंग, तब ये टिपिकल वर्ड जो एक्चुअली इसके लिए सूटेबल वर्ड है कि हम लोग नेचुरल फार्मिंग करते हैं, हम लोग नेचुरली वो है, नॉन ज़्यादा केमिकल का यूज़ नहीं है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक टर्म जो थोड़ा सा मिसनोमर भी है, क्योंकि ऑर्गेनिक करने के लिए आपको सर्टिफाइड तो करना पड़ेगा, लेकिन हाँ नेचुरल फार्मिंग हम बोल सकते हैं। दूसरा हमारा स्टेट में स्टेट का आप ज्योग्राफी देखेंगे तो हमारी जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, इसको देखने से आपको मालूम होगा कि बहुत सारा एरिया है जहाँ टी का कल्टीवेशन है। टी कल्टीवेशन में जो ऑर्गेनिक टी को छोड़ के जो टी कल्टीवेशन है, इसमें जो केमिकल का यूज़ होता है, नंबर वन। नंबर तो अभी जो ऑयल पाम का बहुत ज़ोर तौर से हम लोग एक बहुत बड़ा मिशन लेके आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो हमारे स्टेट भी उसमें नॉर्थ ईस्ट में नंबर वन भी है। तो ऑयल पाम कल्टीवेशन में भी आपको केमिकल्स का कुछ ज़रूरी होता है। तो एज सच पूरा स्टेट को आप ऑर्गेनिक तो डिक्लेयर नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ जो कंट्री का जिस तरह फर्टिलाइजर यूज़ है पर हेक्टर इतना नहीं है, बहुत कम मात्रा में, ऑलमोस्ट पर हेक्टर 40 किलो भी नहीं है। लेकिन एवरेज में हमारे यहाँ केमिकल कहीं कहीं, जैसे आपने बोला कि जो टी का है, जो ऑयल फार्म का है, उसका वेस्ट कमिंग में एप्पल का प्लांटेशन में भी यूज़ होता है। तो एज सच वन गो में हम लोग ऑर्गेनिक इसको डिक्लेयर करना या करने में वो थोड़ा सा टेक्निकली इशू है। बट आपको मैं कहूँगा कि जो हमारा थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन है, उसमें नॉर्थ ईस्ट में हम लोग किसी से कम नहीं है। आज का दौर पे हमारे अंदर में यहाँ ऑलमोस्ट 20,000 हेक्टर्स ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन में है, जिसमें से 10,000 हेक्टर्स ऑलरेडी सर्टिफाइड है। तो सर्टिफिकेशन के मामला में हम लोग बहुत सारा नॉर्थ ईस्ट का राज्य से भी आगे है। सिक्किम का जो ऑर्गेनिक स्टेट तो है, लेकिन उनका ये है कि स्टेट को पूरा डिक्लेयर किया गया है। लेकिन आप हमारा स्टेट को देखिए, स्टेट का जो साइज़ है, उसके बाद स्टेट का जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, वो इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम सिक्किम। इसलिए हम लोग ऑल्डो मिशन या एरिया वाइज अब देखा जाए तो हमारा एरिया भी बहुत सारा है, लेकिन ऐसे स्टेट ऑर्गेनिक करने के लिए ये हमको टाइम लग गया, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ क्रॉप्स भी है जिसमें आपका माने कम मात्रा होने से भी केमिकल तो ज़रूरी होता है। लेकिन यस, गवर्नमेंट का एजेंडा है कि कुछ सालों में इसको ऑर्गेनिक हम लोग करना है। उसमें जैसे आपको मैंने कहा कि पूरा राज्य को ऑर्गेनिक करना है, तो ये तो सर्टिफिकेशन प्रोसेस नहीं पॉसिबल नहीं है। इसलिए अभी नेचुरल फार्मिंग का एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस अभी हमको राज्य को सर्कुलेट करना बाकी है। गाइडलाइंस ऑलरेडी एक फाइनल स्टेज में है, जिसमें नेचुरल फार्मिंग के लिए एक वो गया मैंने प्रावधान दिया गया है। तो नेचुरल फार्मिंग का स्कीम भी आएगा, जहां हम लोग जो फार फ्लंग एरियाज हैं, जो फॉरेस्ट के अंदर नहीं आता है, जहां पूर्वजों से हमारा जो गांव वाले हैं, जो किसान भाई हैं, वो लोग जहां पहले से वहां अपना कल्टीवेशन कर रहे हैं, उनको भी जो सर्टिफिकेशन का प्रोसेस है, एक थोड़ा से इजी वे ऑफ डूइंग, एंड देन जिसको कॉस्ट भी कम पड़ेगा सर्टिफिकेशन के लिए, उसके लिए एक नेचुरल फार्मिंग का स्कीम भी आएगा। तो 2030-33 तक हम लोग स्टेट को जितना भी कल्टीवेबल एरिया है, इसका ऑलमोस्ट 90% को हम लोग ऑर्गेनिक में सर्टिफाई करने का ये एक तो हम लोग का एक वो है बेसिकली मिशन है। लेकिन हाँ, उसमें कुछ क्रॉप्स, जैसे आपको मैंने बताया कि टी है, आपका कुछ जगह में एप्पल है, और ऑयल पाम का भी, उन एरिया को छोड़ के बाकी एरिया को ऑलमोस्ट सर्टिफाई हो जाएगा।
जैसे आपने बताया कि अरुणाचल प्रदेश को हमारे जो राज्य है उसको अभी ऑर्गेनिक डिक्लेयर करने में काफ़ी समय रहेगा, लेकिन बहुत सारे जैसे आपने हमें बताया कि बहुत सारे ऐसे जगह है जिनको ऑर्गेनिक का थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट ना वो मिल चुका है। तो अभी जो हमारे जो सरकार है उस उनके तरफ से सर क्या ऐसे स्ट्रैटेजीज़ है, क्या इनिशिएट लिया जाएगा जिससे कि हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है वो एक ऑर्गेनिक स्टेट बन सके? नंबर वन आपको मैंने जो बताया, जो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन है ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एग्जिस्टेंस का जो दायरे में गाइडलाइंस के अंदर में जो वो चलते रहेगा। दूसरा जो नेचुरल फार्मिंग का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्कीम मिलेगा, उससे अगर हम लोग 90% ऑफ एरियाज़ जो हमारा कल्टिवेबल एरिया है, बिकॉज अरुणाचल का यहाँ का राज्य का पूरा क्लाइमेटिक जोन देखिएगा तो ऑल्दो हम लोग स्टेट एरिया में भरा है, लेकिन बहुत सारे एरिया से दैट फॉल्स अंडर स्नो कैप माउंटेन सब है। लेकिन जहाँ जहाँ कल्टिवेबल पॉसिबल है कल्टिवेबल एरिया है, उसका अगर 90% तक भी अगर हम लोग ये जो नेचुरल फार्मिंग के अंदर, उसके बाद थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन के अंदर अगर हम लोग इसको उसका दायरे में इसको ला सकते हैं, तो वी कैन डिक्लेयर स्टेट एज ऑर्गेनिक स्टेट इन नियर फ्यूचर। उसका टारगेट हमने आपको बताया कि 2030-33 तक ये शायद पॉसिबल होगा, लेकिन हम लोग की तरफ से कोशिश जारी है कि इसको एटलीस्ट बाय एंड ऑफ 2029-30 तक इसको हम लोग जो मैक्सिमम जो एरियाज है कल्टिवेबल एरियाज़, इसको ऑर्गेनिक का अंदर में लेके आएंगे। उसके बाद स्टेट भी ऑर्गेनिक डिक्लेयर हो जाएगा। तो लास्टली आप हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहोगे? मेरा दर्शकों से ये कि जो मेरा सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, तो आप लोग से मैं ये दरख्वास्त है कि मार्केटिंग बोर्ड या जो गवर्नमेंट का संस्था है उसका कुछ लिमिटेशंस है, लेकिन हमारे यहाँ अगर आप देखा जाए तो लोग बहुत जल्दी ही थोड़ा बाबू भी हो जाता है कि उनका क्रॉप ख़राब हो गया, ये हो गया है। आपको ये मानना पड़ेगा कि बहुत सारा क्रॉप्स है जो हम लोग को लोकल मार्केट में अच्छा प्राइस मिलता है। आप उसको कंपेयर करें, दिल्ली का मार्केट कंपेयर करेगा, मुंबई का मार्केट कंपेयर करेगा, तो उससे भी बहुत अच्छा प्राइस ही मिलता है, लेकिन वॉल्यूम में हम लोग कम पड़ जाता है। जब अगर हमें किसी को प्राइस निगोशिएट करना है, किसी से अगर हम उसको हमारा जो प्रोडक्शन है उसका डिटेल्स भेजना है, तो उनका तरफ से हमेशा क्वेश्चन रहता है कि सर आपका वॉल्यूम कितना है, क्योंकि जो एक ट्रेडर रहता है उनको वॉल्यूम में ही बात करते हैं उसको। तो हमारे यहाँ फार्मर्स के पास प्रोडक्शन कम रहता है, उसके बाद लोकल मार्केट में अच्छा प्राइस मिलता है, तो उस प्राइस को लोग बेस प्राइस मान लेते हैं, जो एक्चुअल में इकोनॉमिक्स ऑफ बिजनेस में ऐसा नहीं रहता है। बिजनेस में आपको वॉल्यूम में करना पड़ेगा, क्योंकि आपको आपके जो मैं एग्जांपल दूँ तो इफ़ आई टॉक अबाउट ऑरेंजेस, आपके पास अगर 500 पेड़ है ऑरेंज का, उसमें से आप 30% ही लोकल मार्केट में सेल करेंगे, लेकिन लोकल मार्केट में आपको 1 किलो का लोग फार्मर्स लोग 60-70 रुपीज़ में बेचता भी है, लेकिन ये जो 60-70 रुपीज़ में आप जो बायर्स मिलता है, ये आपका पूरा जो 100% जो आपका प्रोडक्शन है उसका नहीं मिलेगा। कुछ साइजेस कम होगा, कुछ साइज़ बड़ा होगा, लेकिन अगर आप जो प्राइस है उसको 60 से अगर 45 करेगा, लेकिन आपका पूरा प्रोडक्शन को कोई लेके जाएगा, पूरा हार्वेस्ट माने जितना आपका गार्डन में प्रोडक्शन है उसको लेके जाएगा, तो ये वॉल्यूम में बहुत डिफरेंस है। तो फार्मर्स लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि जो मार्केट प्राइस है, जो ईटानगर का प्राइस है, ये आपका फील्ड का प्राइस वो बेस नहीं है, क्योंकि जो ट्रेडर आता है जो बाहर से, उनको भी बिज़नेस करना है, और बिज़नेस में ऐसा भी होता है कि रिस्क का शेयरिंग होता है। जितना रिस्क आप लोगे उसका उतना ही वैल्यूएशन आता है। तो एक जो ट्रेडर अगर आपसे लेके जाते हैं, उसका भी टिल द मार्केट जब उसका कंज्यूमर तक पहुंचाना है उनको, उनका भी ट्रांसपोर्टेशन का रिस्क है, उनका डैमेज का रिस्क है, तो उनको भी अपना मार्केट प्राइस लगाएगा वो भी। लेकिन वो जो दिल्ली में बेचता है वो प्राइस आपका फार्म के जो फील्ड में आप जो बेचता है वो प्राइस नहीं रहेगा। इसलिए आप लोग भी अगर फार्मर्स है तो आप लोग अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी देखिए, उसमें आपको मार्केट प्राइस अगर आप
प्लांटेशन क्रॉप है तो एवरी ईयर 15% लगा सकते हैं प्रॉफिट उसमें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। लेकिन अगर मार्केट को बुलाना है, लोगों को, ट्रेडर्स को यहाँ आना है तो थोड़ा सा एक जो प्राइसिंग है उसको भी थोड़ा रियलिस्टिक, साइंटिफिक रखना पड़ेगा। तो मेरा दर्शकों से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप जब कुछ भी क्रॉप के बारे प्राइसिंग लगाते हैं, जो लोकल मार्केट का जो प्राइस है वो उसको बेस नहीं करते हुए आप जो एक्चुअल साइंटिफिक कॉस्टिंग रहता है उनका जो कॉस्टिंग है प्लस आपका जो प्रॉफिट उसमें लगा के ही आप जो प्राइस को निगोशिएट कर सकता है। और दूसरा जो मैंने कहा कि फार्मर्स ग्रुप, उसके बाद एपीओ, अभी बहुत सारा इंस्टीट्यूट है जो एपीओ बना रहे हैं, नबार्ड बना रहे हैं यहाँ हम स्टेट में। उसका नेरामेक नॉर्थ ईस्ट का एक एजेंसी है, वो भी एक एपीओ गठन कर रहा है। तो आप लोग एपीओ में जुड़िए सूरत। फार्मर्स जो खेती बाड़ी में बिजी है, वो खेती जो जिनको फील्ड में काम करना, वो फील्ड में बिजी रहेंगे, लेकिन जो एपीओ को जो चलाएंगे, जो आजकल का जो यंग जो एजुकेटेड यूथ्स है, दे कैन बी पार्ट ऑफ योर एपीओ। उसके बाद दे कैन जब आप फील्ड में बिजी हो, क्योंकि किसान जो हमारा है सबसे बिजी आदमी है वो। लेकिन जो कुछ लोग जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो यंग एजुकेटेड यूथ्स है, दे कैन बी पार्ट ऑफ योर एपीओ, जो जाके बाहर में आपका प्रोडक्ट्स के बारे में, उसके बाद जो इसका मार्केटिंग के बारे में वो जाके बाहर लोगों को मिल सकता है। तो एक एपीओ का द्वारा बोलो, या आप एक एसएजी, सिंपल होने से भी एक एसएजी का द्वारा एक ग्रुप में जुट में इकट्ठा कीजिए, क्योंकि तब जाके जो बाहर से उनको भी ईजी रहता है कि उनको एक ट्रक अगर संतरा निकालना है तो उसको 5 जन से बात ना करना पड़े। उसको एक आदमी से बात करे तो उसको एटलीस्ट उसको ऐश्वर होगा कि इतना हमको वॉल्यूम मिलेगा। तो आप सबसे मेरा ये दरख्वास्त है कि जितना गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग सपोर्ट देना है, हम लोग अभी कोशिश में जारी है। आप लोग भी हमारा सहयोग दें। उसके बाद जितना पॉसिबल हो सके आप लोग फार्मर्स ग्रुप इकट्ठा जो ग्रुप में काम करें। उसके बाद एटलीस्ट अरुणाचल प्रदेश को नेक्स्ट 10 ईयर्स में नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा फ्रूट का एक बॉल, जो सबसे अच्छा प्रोडक्शन फ्रूट के, उसमें हम लोग का जो मकसद है, उसमें आप सबका साथ दे। ये मेरा दरख्वास्त आप सबसे। थैंक यू सो मच सर, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे कि आप सभी ने सुना, जो हमारे अरुणाचल प्रदेश एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के सीईओ ओकित पालिन जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें बताया, हमें समझाया अबाउट ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। तो इसी तरह के ख़ास खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं जांगू डिंगला, कैमरा पर्सन निक पाबिन के साथ। धन्यवाद।